नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में हम इस बार बात करेंगे राजस्थान में तीसरे मोर्चे की क्या संभावनाएं हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ये माना जा रहा है कि अब राजस्थान में तीसरे मोर्चे की कोई संभावनाएं नहीं है। हालांकि हनुमान बेनीवाल है, घनश्याम तिवाड़ी है और कई नेता है, बसपा है, सपा है, कई ऐसी पार्टियां हैं, माकपा है, जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इन सब में ऐसा कोई एक जो है दिशा निर्देश तय नहीं हुआ कि कोई सब लोग मिलकर ऐसा वैचारिक कोई गठबंधन नहीं बना है जिससे कि सब लोग मिलकर एक तीसरा फ्रंट बना सके। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि वो समानांतर वैचारिक विचारधारा रखते हैं तो वो मिलकर तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः लोगों का यह कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा कभी सक्सेस नहीं हुआ। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता है हेमंत सुरेंद्र लांबा जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विमल अग्रवाल जी हैं, दीनदयाल वाहिनी से जुड़े हुए हैं, पूर्व बीजेपी नेता रहे हैं। विमल जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। सुरेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप पहले बसपा से जुड़े रहे हैं, बसपा के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, आपने देखा है तीसरे मोर्चे के तौर पर, आपने विकल्प के तौर पर देखा है, अब वर्तमान में आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है राजस्थान में इस तरह की कोई संभावनाएं है या तीसरा मोर्चा बन सकता है? आपको लगता है यहाँ की प्रदेश की जनता इस तरह के मूड में हो सकती है? शुक्रिया नीरज जी। राजस्थान के पिछले 35 साल का अगर अपने इतिहास देखें तो राजस्थान में तीसरे मोर्चे की कभी भी कहीं भी कोई महत्व नहीं रहा है। और 1985 के इलेक्शन की अगर बात करें अपन राजस्थान में तो कोई थर्ड फ्रंट नहीं था। बीजेपी और लोकदल मिलकर चुनाव लड़े। 87 सीट बीजेपी ने ली, 113 सीट कांग्रेस ने ली। उसके बाद 1990 का जो चुनाव हुआ उसी में इस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस रहे। 93 में बीजेपी और कांग्रेस रहे। 98 के चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस रहे। 2003 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी कांग्रेस रहे। उस टाइम सामाजिक न्याय मंच से देवी सिंह जी भाटी ने कोशिश की तो मात्र एक विधानसभा से वो चुनाव जीत पाए। इसी प्रकार 2008 का जो ये इसका 2003 के चुनाव में चौटाला जी की पार्टी ने भी बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ा तो वो 4 सीट समझौते में मिली थी, 5 उनमें से वो 3 सीटें 4 सीट जीते। इसी प्रकार 2008 का चुनाव था, 2008 के चुनाव में भी कांग्रेस से चुनाव जीती। हाँ, 2008 के चुनाव में आज तक का जो इतिहास था सबसे बड़ा, उसमें मेरा ये मानना है, जहां तक मुझे राजनीतिक ज्ञान है उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा राज्य था, वहां पे एक दलित ताकत के रूप में बहन मायावती जी का था, तो उसका राजस्थान में प्रभाव रहा और 8% वोट लिए। लेकिन 8% वोट लेने के बाद जो 6 विधायक जीते और चुनाव जीतने के बाद उनका कांग्रेस में जाना, उसके बाद तीसरे मोर्चे की या तीसरी ताकत की संभावनाएं खत्म हो गई। इसके पीछे मेरा जो मानना है नीरज जी कि 2 चीज है राजस्थान की। एक तो राजस्थान की राजनीति में हमेशा दो दल ही होते हैं, लेकिन तीसरा दल जब भी कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में अपन बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, राजनीतिक भविष्य ये मान सकते हैं, संभावनाएं जता सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन रहा है कि आज तक जो तीसरी पार्टियां है, तीसरी ताकत है, तीसरे दल है, वो लोग एक बार चुनाव में 2, 4, 5, 6% जो भी वोट लेते हैं और लेने के बाद जो आगे के जो 5 साल होते हैं उसमें कभी भी सक्रिय नहीं रह पाते। इसलिए राजस्थान की जनता फिर से उनको इसी प्रकार, जैसे 2008 का चुनाव है, 2008 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 8% वोट लिए, राजस्थान में 6 विधायक जीते, 12-13 के लगभग सेकंड रहे, 30-35 के लगभग, और विशेषकर SC ST OBC का वर्ग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा था। लेकिन जो बाद के जो 5 साल थे, जो बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान में विधायक चले गए थे, लेकिन जो संगठन का जो कार्य करना चाहिए था, जो जनता की आवाज बढ़नी चाहिए थी, जो दलित वोट बैंक रहा था उनकी जो आवाज बढ़नी चाहिए थी, उसमें शून्य रहे। और इसके कारण कोई संभावना अब भी जो राजस्थान की राजनीति है उसमें भी, क्योंकि मूलतः तो राजस्थान में यही रहा है, आज तक की परंपरा ये रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस रही है। इस प्रकार सुरेंद्र जी, आपने सही कहा, राजस्थान में इस तरह की परंपरा देखी गई है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। विमल जी, आप भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, वर्तमान में घनश्याम तिवाड़ी जी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको लगता है, क्योंकि घनश्याम तिवाड़ी जी लगातार इस बात का दोहरा रहे हैं कि वो तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे, तीसरी पार्टी खड़ा करेंगे, अब क्या लगता है, क्योंकि ये जो है किरोड़ीलाल मीणा जी उधर जा चुके हैं और जो अभी कोई संभावना भी नज़र नहीं आ रही है, आपको क्या लगता है, आप लोग जो है तिवाड़ी जी और जो अन्य लोग हैं मिलकर तीसरा मोर्चा बना पाएंगे आप लोग? देखिए, तिवाड़ी जी ने पिछले 2 साल में अपना एक दीनदयाल वाहिनी का एक संगठनात्मक ढांचा पूरे राजस्थान में खड़ा किया है। इन 2 सालों में
राजस्थान की राजनीति को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने बात की है, उन्होंने शुचिता की बात की है, राजस्थान की सरकार में जिस प्रकार से संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की है। विधानसभा में एक अकेले व्यक्ति विपक्षी भूमिका में वो हमेशा नजर आए हैं। उन्होंने कभी भी तीसरे मोर्चे की बात नहीं कही। उन्होंने एक बात कही है कि तीसरी दल का गठन यदि राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के अपने मूल सिद्धांतों पर नहीं लौटी, इस नेतृत्व को नहीं बदला गया, तो हम राजस्थान में तीसरा दल बनाएंगे। किरोड़ीलाल जी मीणा और हनुमान बेनीवाल जी ये उनको विभिन्न मंचों पर बुलाते रहे हैं। हमेशा उन्होंने प्रयास किया कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करें, और उन्होंने समय समय पर उन्होंने जो जो रैलियां की उस रैली में घनश्याम जी को बुलाया, किंतु घनश्याम जी उन रैलियों में नहीं गए क्योंकि वो तीसरे मोर्चे की संभावना वो नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तीसरा मोर्चा नहीं, हम तीसरा दल राजस्थान में खड़ा करेंगे, और उसकी तैयारी उनकी पूरी है। और निश्चित रूप से कुछ समय बाद बीजेपी का अग्रिम संगठन का रोल है। आप कह रहे हो विपक्ष का रोल, अग्रिम संगठन का, बीजेपी के अग्रिम संगठन का रोल निभाने का काम अगर किसी ने किया है जो पिछले 4 साल में, तो वो घनश्याम तिवाड़ी जी ने कहा है। आपने राज्यसभा में बीजेपी तब करना, मेरी बात पूरी रखने दीजिए। जब तक मेरी बात पूरी नहीं रखूंगा, विमल जी की बात सुने, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो घनश्याम जी जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उस ट्रैक की बात कर रहा हूँ। फिर उसमें कोई बात आती है तो आप अपनी बात कहने का अधिकारी हैं। तो ये हमने एक संस्था का पूरा राजनीतिक ढांचा खड़ा किया है दीनदयाल वाहिनी के माध्यम से, और निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में आप राजस्थान में तीसरा दल स्थापित होते हुए देखेंगे। घनश्याम तिवाड़ी, आपको अभी भी उम्मीद है विमल जी की घनश्याम तिवाड़ी जी तीसरा दल खड़ा करेंगे जो राजस्थान में तीसरा विकल्प लोगों के सामने हो सकता है? सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट क्योंकि अब तक का जो इतिहास देखा जाता है तो उसके अनुसार जिन जिन लोगों ने, जिन कदावर नेताओं ने, जिनके पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी फौज हुआ करती थी, वो सभी कहीं न कहीं विफल रहे। सिर्फ अपनी सीटें जीतने के अलावा वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में घनश्याम तिवाड़ी कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले आप अपनी बात रखिएगा। नीरज जी, मैं भाई साहब की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार की लड़ाई घनश्याम तिवाड़ी जी ने लड़ी, अच्छी बात है, वो एक जागरूक विधायक है, सीनियर नेता है बीजेपी के, सम्माननीय है, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी सिर्फ अपने सम्मान की। उन्होंने कोई कार्यकर्ता की लड़ाई नहीं लड़ी। अगर वो कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ते तो उन्होंने जो भी राज्यसभा के चुनाव हुए या जहां भी जरूरत बीजेपी को पड़ी तो उन्होंने लगातार बीजेपी को वोट किया। चाहे लोकसभा का चुनाव था, उसके बाद राज्यसभा का चुनाव, दोगली राजनीति। फिर बीजेपी के विधायक है, अगर बीजेपी के विधायक है तो बीजेपी से फिर तीसरे दल की क्या बात होती है? फिर तीसरे दल की सपोर्ट करना है तो फिर वैचारिक रूप से फिर उसका विरोध करना, बाहरी तरफ जो विरोध करना, और फिर वहां अंदर जाके पार्टी को बीजेपी के विधायक दल थोड़े बना रहे हैं। बीजेपी के विधायक तो बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। से राजस्थान की उम्मीदों को लेकर राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को बहुमत दिया था। घनश्याम तिवाड़ी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यदि उनके सिद्धांतों में, नीतियों में कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको कमी लगती है तो वो निश्चित रूप से इन कमियों को उजागर करने का काम वो कर रहे हैं, नेतृत्व को चेताने का काम कर रहे हैं। यदि इन हमारे सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे, हमारे सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे तो हमें आगे चुनाव में दिक्कत आएगी। आगाह वो कर रहे हैं, लेकिन जो मकसद उनका बताया था आपने थोड़ी देर पहले कि वो कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, जब कांग्रेस बीजेपी के, माफ कीजिएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता के सम्मान की बात की जा रही है, जब वो खुद लगातार एक पैरेलल संगठन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी को आवश्यकता पड़ी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया, सदन में हो, सदन के बाहर हो। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई व्हिप जारी होगा तो निश्चित रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आज घनश्याम तिवाड़ी जी उन कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया, जिन्होंने बहुत मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लेकर आए। आज ऐसे पुराने से पुराने कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने पीछे धकेल दिया, आज घनश्याम तिवाड़ी जी उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विमल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, आज वो मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे पूरे राजस्थान में जितने भी ऐसे पुराने कार्यकर्ता, मैं आपको बहुत सारे नाम
बता सकता हूं, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन विमल जी, क्या कारण रहा है कि पिछले 4 साल में जो पुराने पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, या उनको कहीं नहीं, डर है इस बात का जो कि पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेगी? राजस्थान में आज जितनी बड़ी उनके पास टीम है, पूरे संगठनात्मक ढांचे में जो उन्होंने टीम खड़ी की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही सारे कार्यकर्ता हैं। आप बता दीजिए कौन है? विमल अग्रवाल क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है? झुंझुनू में मूल सिंह जी शेखावत क्या भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? भरतपुर में गिरधार लाल जी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? ऐसे बहुत सारे नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के, मैं बीजेपी का यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा का, बीजेपी का जिला का उपाध्यक्ष रहा हूँ। मेरे जैसे ऐसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता आज उनके साथ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहे? निश्चित रूप से वो कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, उनकी पटरी पर चलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में सुचिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने विमल जी एक बात कही है, भारतीय जनता पार्टी को पटरी पर लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की सुचिता और जो सिद्धांत है वो कायम रह सके। यदि पार्टी आलाकमान ने यह कह दिया कि जो पार्टी में उनको लगता है कि पार्टी के जो वैचारिक मतभेद है उनको दूर किया जाएगा, जिस तरह की वो विचारधारा को यहाँ चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब वापस घनश्याम तिवारी जी जो दूसरी एक राग अलाप रहे थे वो नहीं अलापेंगे? बिल्कुल सही बात है। आज बार बार में पूरे 2 साल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये बताने का प्रयास किया है कि राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम उन सिद्धांतों पर नहीं चल पा रहे हैं जिन सिद्धांतों के लिए भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और जिन सिद्धांतों पर चलकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि यही स्थितियाँ बनी रही तो वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रह पाएगी। और चूंकि राजस्थान में वो बहुत बड़ा नाम आज घनश्याम तिवारी जी का है और उनको जिस प्रकार से राजनीति से एकदम से आउट करने का प्रयास शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है, तो राजस्थान के हितों की रक्षा करने के लिए वो घर नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए उन्होंने यह निर्णय किया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यदि यह स्वीकार नहीं करता है, अपने सिद्धांतों पर नहीं लौटता है, तो वो नया दल बनाकर राजस्थान की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में बहुत तेजी से उभरेंगे। बिल्कुल सही कहा विमल जी, कहीं न कहीं जो है सिद्धांतों की लड़ाई है और उनको लगता है घनश्याम तिवारी जैसे कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता है जिनकी उपेक्षा की गई है और उनकी उपेक्षा की लड़ाई वो पार्टी में रहकर लड़ रहे हैं। तीसरा विकल्प जो तीसरी पार्टी बनाने का जो उन्होंने सोच रखा है, यदि पार्टी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं तो उसी स्थिति में वो तीसरी पार्टी बनाएंगे। यदि पार्टी उनकी सुनवाई कर लेती है और उनके सिद्धांत जो भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत है अगर उन पर लोट आती है तो शायद घनश्याम तिवारी तीसरी पार्टी नहीं बनाएगी। मुद्दा अगर में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात करते हैं मुद्दा गरम में राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर। विमल अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, दीनदयाल वाहिनी के हैं, घनश्याम तिवारी साहब से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपको जिस तरह की इन्होंने बताया है कि घनश्याम तिवारी वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो तीसरा मोर्चा या तीसरी पार्टी बनाएंगे। यदि पार्टी में उनकी जो है विचारों को सम्मान नहीं मिलता है तो ही वे पार्टी बनाने की सोचेंगे, जो या पार्टी बना रहे हैं या संगठन जो खड़ा किया है उसको तीसरा मोर्चा का रूप दे सकते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह डॉक्टर क्रोडलाल मीणा अलग हुए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो एक तरह से जो हनुमान बेनीवाल थे उनके साथ लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी झटका लगा होगा कि यार कहाँ तो हम मिलकर एक साथ तिवारी जी, क्रोडलाल जी, बेनीवाल साहब मिलकर एक राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाएंगे। वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े होंगे। और पुराना इतिहास राजस्थान का देखा जाए तो वहाँ भी ऐसा लगता है कि जो जिसने भी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की या तीसरी पार्टी से जुड़ने की कोशिश की, उस नेता का भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं रहा राजस्थान में, तो कम से कम। सही बात तो ये है नीरज जी, जैसा आपने कहा राजस्थान में किसी ने भी तीसरा मोर्चा, तीसरी पार्टी बनाने की कोशिश की, वो सक्सेस नहीं रहे। उसके पीछे जनता से ज्यादा वो खुद लोग दोषी है, क्योंकि उनकी नीति और नियति में अंतर रहा है। जैसा कि हम घनश्याम तिवारी जी की चर्चा कर रहे हैं, वो सम्माननीय विधायक है, राजस्थान में अच्छे वोटों से चुनाव जीत के आए बीजेपी से। उनकी नीति आज तक क्लियर नहीं है। जैसा हमारे समर्थक भाई भी बता रहे हैं कि वो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं भी जब आप एक राजनीतिक दल बनाने की बात कर रहे हो तो राजनीतिक दल राजस्थान के चुनाव में 8 महीने का चुनाव बाकी है, तो 8 महीने में कोई राजनीतिक दल खड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब हर आदमी अपनी पार्टियों के साथ बार्गेनिंग करता है। और भारतीय जनता पार्टी तो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स ही नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी तो यही काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का
तो उद्देश्य ही किरोड़ी मीणा जी को, हनुमान जी बेनीवाल को, घनश्याम तिवारी जी को यूज करके कि इनको कब क्या काम लेना है, इनका भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी के पार्ट थे ये सब लोग। ये लोग भी कब कौन किसके काम आ सकता है, जब इनको लगा कि जब राजस्थान में बीजेपी की खिलाफत थी तो जनता जो विपक्ष है वो एकजुट नहीं हो, या जो विपक्षी ताकत है वो एक सेंटर पॉइंट पे उनका दिमाग नहीं जाए, इसलिए इतने दिन इनको किरोड़ी लाल जी मीणा को माननीय इनके वसुंधरा जी के बारे में जो उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किए, इस प्रकार आज हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, घनश्याम तिवारी जी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप सबको अधिकार दिए हैं, हम लोगों को, हम लोग अपनी स्वतंत्र राजनीति कर सकते हैं, तो क्यों नहीं घनश्याम तिवारी जी को इनको अपना कम से कम राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुझे इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो पार्टी बनाए नहीं बनाए, वो उनका व्यक्तिगत या उनके समर्थकों का, उन लोगों का फैसला है। आपने दीनदयाल वाहिनी खड़ी की, पहली बात तो दीनदयाल वाहिनी अपने आप में संकेत है कि आप बीजेपी के अग्रिम संगठन हो, क्योंकि आप दीनदयाल वाहिनी के नाम से राजस्थान की हर 36 बिरादरी को नहीं जोड़ सकते। जिस प्रकार जो आरएसएस का स्ट्रेटजी है, जो ये जो संगठन है बीजेपी के दीनदयाल वाहिनी, इस तरीके के संगठन है, वो मूलतः मेरा ये मानना है कि ये दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के तो विरोधी होते ही हैं। ये तो इनकी जो विचारधारा में, विमल जी आपको लगता है ये इन्होंने कहा कि ये संगठन दलित, आदिवासी, पिछड़े और उनके सुरेंद्र जी की बात से विरोधी होते हैं? सहमत नहीं हूँ। यह इनका अपना वर्जन है कि दलित विरोधी या मुस्लिम विरोधी ऐसा कुछ होता है। रही बात इन्होंने कि 8 महीने में संगठन खड़ा नहीं किया जा सकता है, तो मैं इनको बता दूं कि संगठन खड़ा 8 महीने में नहीं किया जा सकता, ये बात अलग है, लेकिन हम संगठन खड़ा 2 साल पहले कर चुके। आज हमारे पूरे राजस्थान में हर जिले में अग्रवाल साहब आपके माननीय नेताजी खुद आपके संगठन से कोई प्रोग्राम नहीं हुए, ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम में जाकर के गेस्ट बनना, या किसी प्रकार का कोई जन्मदिन का प्रोग्राम है, शादी का प्रोग्राम है, सामूहिक विवाह सम्मेलन का प्रोग्राम है, इस प्रकार के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट किया। राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने पॉइंट है जहां अपवाद के तौर पे 2-4 की मैं बात नहीं कर सकता, बाकी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे ये लगे कि आप दल खड़ा करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ आपके नेता की बीजेपी के साथ बार्गेनिंग है, अपने सम्मान है। और राजस्थान में तो आप सपना ही निकाल दो। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 17 में से 17 विधानसभा सीट जीत रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की विमल जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह के आरोप इन्होंने लगा कि ऐसे कौन से कार्यक्रम है जो आप लोगों ने खड़े किए हो राजस्थान की जनता के लिए, सार्वजनिक रूप से आप सड़कों पर आए हो? मुझे डिबेट में यदि बोलने दिया जाएगा विमल जी, यही तो मेरे को पता चलेगा। सीकर में हमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया है, चूरू में हमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया है, ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम था चूरू में। आप मुझे बता दीजिए कौन सा ब्राह्मण समाज का ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम में गए, रतनगढ़ में ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम में गए, सरदार शहर में ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम में गए, भरतपुर में ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम में गए। सभी समाजों के लोग वहां बुलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग बुलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई समाज की, मैं हमारे संगठन का ढांचा खड़ा हुआ है, संगठन के ढांचे में दीनदयाल वाहिनी की बात कर रहा हूं। तो आप सुनिए तो सही, आप सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे जो आप लोगों ने खड़े किए जिससे राजस्थान की समूची जनता तिवारी जी के झंडे के नीचे आके खड़ी हो सके? बिल्कुल, हमारा पूरे राजस्थान में अभी घनश्याम तिवारी जी ने पूरे राजस्थान में अपनी यात्रा निकाली है। हर जिले में वो यात्रा के माध्यम से लोगों से मिले हैं, उनकी समस्याएं जानी है, क्या राजस्थान की जनता का मूड है, इस नाते से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और उसको संपूर्ण भी की है। सीकर में हमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया है, चूरू में हमने सम्मेलन किया है, ऐसे बहुत सारे जिले, जोधपुर में हमने सम्मेलन किया है, अपने करौली में सम्मेलन किया है। ऐसा नहीं कि किसी समाज के कार्यक्रम में वो गए हों, समाज के नाते से लोग उनको बुलाते हैं, समाज के कार्यक्रम में जाना कोई गुनाह भी नहीं होता। समाज के लोग उनको बुलाएंगे तो मना तो नहीं करते, समाज के लोग उनको बुलाएंगे तो मना नहीं करते। तीसरे दल बनाने की जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अग्रवाल साहब, उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं, मुख्यमंत्री का 13 नंबर का बंगले का आंदोलन उन्होंने किया है, कांग्रेस ने किया है। वो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ी है ना। मैं अब ये कह रहा हूँ, अगर घनश्याम तिवारी जी आज ये कहे
राजस्थान में तय है, वसुंधरा जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 13 नंबर का इसमें बंगला, कोई दो राय नहीं। 13 आज की नंबर जो का बंगला, राजनीतिक परिस्थिति है उन्होंने ना, किसानों की हित की बात की है, उन्होंने किसानों की हित की बात की, उन्होंने आरक्षण की बात की है, पर्सनल लड़ाई लड़ी है। ये किसानों की हित की बात विमल जी, सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है अभी तीसरा मोर्चा जिसकी बात लगातार उठ रही है, तो तिवाड़ी जी खड़ा करेंगे इस चीज को? कुछ नहीं करने वाले नीरज जी। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, राजस्थान में बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस, ये जो पीछे 17 विधानसभा के राजस्थान में रिजल्ट भी आए और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जो राजस्थान की कलेक्टिव लीडरशिप है, पायलट साहब, गहलोत जी, सीपी जोशी, तमाम जो पार्टी संगठन एकजुट होकर काम कर रहा है और राजस्थान की जनता ने इन लोगों को देख लिया। और इन लोगों के साथ साथ जो लोग सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे थे कि हम ये तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे, चौथा खड़ा करेंगे, पार्टी बनाएंगे, ये सिर्फ लोग बीजेपी के लिए एज ए अग्रिम संगठन के अलावा कोई भूमिका राजस्थान में नहीं निभा रहे। इसलिए मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से कि राजस्थान में कोई पार्टियां हैं वो अपने स्टैंड पे है। मैं ये नहीं कहता जो अपना चुनाव लड़ रही हो, लेकिन ये जो मोर्चे की बात कर रहे हैं, इनका कहीं राजस्थान की राजनीति में कोई स्थान नहीं। अभी किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी कहा कि राजस्थान में उन्हें लगता नहीं है तीसरा मोर्चा कोई खड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने 2013 के चुनाव में तीसरा मोर्चा खड़ा कर देखा था। 134 सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और नतीजा उन्होंने देख लिया और उसके बाद ही उन्होंने तय किया कि क्यों नहीं अपनी पार्टी जब अभी में वापस जोड़ा जाए। हाँ, किरोड़ीलाल जी मीणा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले तक हनुमान बेनीवाल जी की मीटिंगों में वो जा कर इस बात को तीसरे मोर्चे की प्रबल संभावनाएं वो देखते रहे हैं और तीसरे मोर्चे के प्रबल समर्थक वो रहे हैं। अब अचानक उनको किस प्रकार से उनके दिमाग में बात आई कि वो तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना क्या हित देखा, ये तो वो बता सकते हैं। किंतु बात तीसरे मोर्चे की अपनी जगह पर है। घनश्याम तिवाड़ी जी ने तीसरे मोर्चे की बात अपने मुंह से कभी नहीं कही। उन्होंने कहा अपनी नई पार्टी बनाऊंगा, नई पार्टी की बात कर रहे हैं हम। उस पार्टी में जो लोग शामिल होंगे और आने वाले समय में नहीं है, बनानी चाहिए ना, बनाएंगे, मैं बता देता हूं, चुनाव के बाद बनाएंगे या उनके रिटायरमेंट की एज आ जाएगी तब बनाएंगे। आप फैक्ट्स पे जब अग्रवाल जी जब बना, हाँ बिल्कुल मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ कि दोगली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आपको बनाना है बनाइए ना, देश आजाद है। आपको तथ्य पता है कि पार्टी कैसे बनती है? पता है क्या आपको? बिल्कुल कैसे बनती है? पार्टियों में काम, चलो ये पार्टी कैसे बनाई जाती है वो उसे सुनने दीजिए। पार्टी वो अलग विषय रखेंगे। पार्टी का एक प्रोसीजर है विमल जी, उसमें पार्टी के विमल जी मैं बता रहा हूँ ना, सुनो विमल जी, पार्टी गठन का अलग विषय रखेंगे। इनकी बात का मैं फिलहाल में पार्टी बनाएंगे, मैं जवाब विमल जी मैं चाह रहा हूँ आप दर्शकों को बताइए विमल जी, और हमने चुनाव आयोग को, विमल जी दर्शकों को बताइए कि क्या वाकई में संभावनाएं नजर आ रही है? जिस तरह की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं 4 साल से तिवाड़ी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्या स्थिति है ये बताइए। बिल्कुल हमारी लड़ाई जो है वो कामयाब होती नजर आ रही है। हमने पार्टी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। 3 महीने हमने फॉर्म चुनाव आयोग को भेजे हो गए। पहले 2.5 महीने का प्रोसीजर था चुनाव आयोग से, वहां पर पार्टी के गठन को वो मंजूरी देने का 2.5 महीने का प्रोसीजर था, वो 4 महीने का हो गया। हमारे 3 महीने उसको क्रॉस हो गए। जैसे चुनाव आयोग से हमारे पास चिट्ठी आएगी कि आपका जो दल है वो हमने रजिस्टर्ड कर लिया, हम उसी समय पार्टी की घोषणा कर देंगे। सिर्फ चुनाव आयोग की देरी है, बाकी किसी प्रकार की कोई देरी नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। विमल जी आपने सही कहा कि 4 महीने का समय लग रहा है उसमें, लेकिन ये जो सुरेंद्र लांबा जी कह रहे हैं इनका भी सही कहना है, क्योंकि चुनाव में समय बहुत कम है और पूरा राजस्थान पड़ा है। चुनाव में 200 विधानसभा सीटें हैं, कैसे संगठन खड़ा होगा, कैसे टिकट वितरित होंगे, वो हमारी ये सब चीजें बड़ी चीजें हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, लोगों को लग रहा है, लेकिन समय बहुत तैयारी पैरेलल चल रही है। ऐसा नहीं है हम इस आधार पर नहीं बैठे चुपचाप की चुनाव आएंगे तब हम जाके और कैंडिडेट देखेंगे। हमारी हर जिले में, हर विधानसभा में समय बहुत कम है, हमारी तैयारी हमारी पैरेलल समय बहुत कम है। मैं जानना चाहूंगा लांबा जी, राजस्थान में क्या आपको तीसरे मोर्चे की, तीसरी पार्टी की कोई संभावनाएं नजर आती है? अब तक के नतीजों के अनुसार संक्षिप्त शब्दों में बताएंगे आप। नीरज जी, राजस्थान में तीसरे मोर्चे की, तीसरी पार्टी की, तीसरी ताकत की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में जो अगली सरकार बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। विमल जी आपको क्या लगता है वर्तमान हालात को देखते हुए, क्या राजस्थान में तीसरे मोर्चे या तीसरी कोई पार्टी ऐसी आने वाली है जिसका दबदबा कायम होगा, जो दोनों पार्टियों को मात दे सके और तीसरे विकल्प के तौर पर राजस्थान में उभर सके? राजस्थान की जनता ने दोनों दलों को आजमा कर देख लिया है। राजस्थान की जनता अब राजस्थान में तीसरे विकल्प तलाश रही है। जैसे ही उनको तीसरा विकल्प राजस्थान में मिलेगा
वो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार नहीं बनाएंगे और कांग्रेस की सरकार नहीं बनाएंगे, और तीसरा दल जो खड़ा होगा उस दल की वो सरकार इस बार राजस्थान में देखने को मिलेगी। बिल्कुल विमल जी, सुरेंद्र जी, आप दोनों पधारे। अब तक राजस्थान के इतिहास को देखा जाए तो राजस्थान में दो पार्टियों की ही जो है सरकारें रही है, कभी बीजेपी की कभी कांग्रेस की। एक बार जनता दल और बीजेपी दोनों ने साझा रूप से बनाई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार कई राजनीतिक पार्टियां आई है जिन्होंने तीसरा दल बनने की कोशिश की, तीसरी पार्टी बनने की कोशिश की, तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश की। कई बड़े ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्होंने सामाजिक आधार पर एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं वो उस रणनीति में विफल रहे। फिलहाल अभी भी कई पार्टियां हैं जिनमें घनश्याम तिवारी, हनुमान बेनीवाल है, माकपा है, बसपा है, सपा है, कई पार्टियां हैं। वो फिर सोच रही है कि एक बार फिर तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाए। तीसरे घनश्याम तिवारी लगातार तीसरी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी सोच रहे हैं कि यदि पार्टी में कहीं शुचिता आती है, उनके सिद्धांतों को, पुराने जो दीनदयाल जी के सिद्धांत है उन पर अगर पार्टी चलती है तो हो सकता है वो फिर बेक हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक जो दो दलों की यहाँ की विचारधारा रही है उसी को मानकर, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा 2 दिन पहले ही कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी जनता चाहती है कि कोई तीसरी पार्टी, तीसरा विकल्प ऐसा हो जहां जो जनता नाराज हो। बीजेपी से भी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है, तो अपना कहीं ना कहीं रोष जाहिर कर सके, अपना गुस्सा उतार सके। आप दोनों स्टूडियो बता रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।